हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर हम लोग देखेंगे और शुरुआत करेंगे हम लोग कूलॉम्स लॉ से कि आखिर कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है कि हम जो है 2 पॉइंट चार्जेस लेंगे। क्या लेंगे? 2 पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे चार्जेस, और उन दोनों चार्जेस को जो है किसी r डिस्टेंस पे रख देंगे। मतलब हमने 2 पॉइंट चार्ज लिया, उनको r डिस्टेंस पे रख दिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास 2 चार्जेस गिवन है, जहां पर इस चार्ज का नाम है Q1 और इस वाले चार्ज का नाम है Q2। तो 2 चार्जेस गिवन है, मान लेते हैं ये वाले चार्ज है Q1 पॉइंट चार्ज और ये वाला हमारा पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, तो हमने कहा कि ये जो 2 पॉइंट चार्ज हमको दिए गए हैं, इन दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। मतलब इस चार्ज का सेंटर ये, इस चार्ज का सेंटर ये, दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है, ध्यान रखना। मान लेते हैं वो r गिवन है और ये दोनों चार्जेस क्या है? पॉइंट चार्ज है। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसा कहीं कंडीशन दिखे कि 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है Q1 और Q2 और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, तो वहां पर उन दोनों चार्जेस के बीच एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कुछ इस तरीके का लगेगा कि जो हमारा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। कहने का मतलब, मान लो ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड है 4 कूलाम, इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड है 5 कूलाम। तो इन दोनों चार्जेस के ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4 कूलाम इंटू 5 कूलाम। तो क्या हुआ? ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स। कहने का मतलब जितना ज्यादा दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, जो प्रोडक्ट का, या फिर बोल लो मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा, समझे कि नहीं? ये 2 चार्जेस गिवन है, तो इन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स। यानी इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स बढ़ेगा। और एक चीज पाया कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब जितना ज्यादा दोनों चार्ज को एक दूसरे से दूर रखोगे, जितना ज्यादा दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाओगे उतनी ज्यादा फोर्स घट जाएगी, इनवर्स। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा फोर्स घट जाएगी, और जितना ज्यादा डिस्टेंस कम करोगे उतनी ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगी। तो इन्होंने एक और इक्वेशन बनाया कि फोर्स जो है, यही नीचे लिख लेते हैं या फिर ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, हाँ यहाँ लिख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों चार्जेस के बीच के। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। जैसे ही दोनों को कंबाइन करोगे तो एक फॉर्मूला पाओगे। फॉर्मूला क्या पाओगे? फॉर्मूला ये पाओगे कि क्या बन जाएगा? ये जो फोर्स है, चलो यहां लिख लो, ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? फोर्स प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, यही तो आएगा कि कुछ और आएगा? बताओ, यही आएगा। यानी कि 2 इक्वेशन बने हमारे पास, ठीक है, एक बना ये, ठीक, दोनों को कंबाइन किया तो हमने ये पाया। ठीक है, दोनों को हमने कंबाइन किया, दिख रहा है, हाँ, दोनों का कंबाइन करा तो हमने ये पाया। अब जैसे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो क्या पाओगे? एक कांस्टेंट पाओगे जो कि होगा k। क्या होगा? k होगा। यानी यहां पर हम क्या पा जाएंगे? यहां पर हम पा गए एक कांस्टेंट जिसको हमने नाम दिया k, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आया। क्या फॉर्मूला निकल करके आया भाई? k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ भाई। तो यहां पर ये इक्वेशन हमने पा लिया। फिर हमने कहा कि ये क्या है भाई? k क्या है? k हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है। इसका अगर वैल्यू निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? देखो, k को ऐसे रहना तो R स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा? F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2। फोर्स के सारी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस के सारी यूनिट क्या होती है? R डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर हो जाएगी भाई, डिवाइडेड बाई 2 चार्ज की सारी यूनिट कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 जल्दी से नोट कर भाई, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं, बोल भाई। ठीक है, इतना बढ़ाया जाए आगे कहानी को, पक्की बात है। चलो आगे बढ़ाए, समझ में आया कि नहीं। यहां पर हमने क्या पूछा, यहां पर हमने दिया है कि वैल्यू ऑफ, हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा वैल्यू ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या देखा, वैल्यू ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो इतना तो हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए भाई। चलो, तो इतना हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया कूलम्ब्स लॉ का, ये हो गया कहानी। अब हम देख लेते हैं कि ये क्या है। के की वैल्यू एक और होती है, अभी इसको देख ले तो आगे बढ़ते हैं। परमिटिविटी की कहानी हटाएं, चलो आ जाओ। देखो अब आएगी एक नई कहानी रिलेटिव परमिटिविटी की। इससे पहले समझ लो, रिलेटिव परमिटिविटी समझने से पहले समझ लो एक चीज। देखो फोर्स की हमने वैल्यू क्या पाई, फोर्स की हमने वैल्यू पाई थी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो के की जो वैल्यू होती है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है पता है, एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अब कहोगे परमिटिविटी क्या होती है, हैं? देखो सिंपल सी चीज है, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी किसी मीडियम की होती है। किसी मीडियम की क्या टेंडेंसी है कि उस मीडियम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है, फैलने के लिए कितना परमिट करता है वो मीडियम। ठीक है, क्या टेंडेंसी है उस मीडियम की कि उस मीडियम के अंदर प्रेजेंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट करेगा फैलने के लिए। ठीक है, वो क्या होता है परमिटिविटी। समझ में आया, किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है कि वो उसके अंदर, उस मीडियम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना परमिट कर रहा है फैलने के लिए, ठीक है, बढ़ने के लिए। तो वो होता है परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग इसी, जैसे यहाँ देखो परमिटिविटी में क्या हो गया, आजा भाई खुल जा पेज नंबर। हाँ, तो ये मान लो कोई मीडियम, ये एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर की परमिटिविटी। मान लो ये मीडियम, जिस मीडियम के अंदर रखा गया वो एयर है, एयर के अंदर दोनों चार्ज रखे गए। तो एयर के अंदर क्या है, एयर जो है, ठीक है, एयर के अंदर क्या होगा कि कितना परमिट कर रहा है अपने अंदर प्रेजेंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने में, वही होता है परमिटिविटी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, दोनों अंतर समझेंगे। मान लो हमने दो चार्ज रखे, हमने चार्ज को पहले इन्हीं दोनों सेम चार्ज को हमने एयर में रखा, इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने कहाँ रखा, इन्हीं दोनों सेम चार्जेस को हमने जो है एयर में रखा है, इन्हीं दोनों चार्जेस को हमने एयर में रखा है। फिर इन्हीं दोनों सेम चार्जेस को हमने किसी मीडियम में रख दिया, मान लो ऑयल में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं हाँ भाई कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमने कहा Q1 चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे रखा हमने, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये हमारा Q2 हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल r रखा, फिर उन्हीं दोनों सेम चार्जेस को हमने लिया, ये हो गया Q1 और ये हमारा हो गया Q2, और फिर से भाई सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने स्मॉल r रखा। बशर्ते शर्त ये है कि यहाँ पर हमने एयर के अंदर रखा, यहाँ हमने किसी मीडियम के अंदर रखा है। तो देखो यहाँ पर फोर्स कितनी आएगी, यहाँ पर जो फोर्स आएगी वो मान लो F है। ठीक है, फ्री स्पेस के अंदर, मानी एयर बोल लो, फ्री स्पेस बोल लो, कोई मीडियम एयर मान लो, हमने एयर के अंदर दोनों चार्ज को पहले रखा। तो उन दोनों, जब हमने दोनों चार्ज को एयर में रखा तब कितनी फोर्स लगी, उसको हमने कहा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो के की जगह क्या हो जाएगा, ये एयर के अंदर रखे दोनों चार्ज, एयर की परमिटिविटी क्या होती है भाई, एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी बोलो भाई, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। यही तो होगा, ये वैल्यू आ गया इतना। फिर हमने कहा कि हमने इन्हीं दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया, मान लेते हैं अब हमारा फोर्स हो जाएगा FM, रेडियो FM की बात नहीं हो रही भाई, मीडियम। ठीक है, तो मीडियम में रख दिया। फिर हमने कहा भैया चलो सेम काम, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब के की जगह 1/4πε0, यानी यहां पर मीडियम की परमिटिविटी लियो भाई, मीडियम के अंदर रखे हो तो परमिटिविटी भी तो मीडियम की होगी ना।
एयर की परमिटिविटी तो रखोगे नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², यही आएगा। चलो हमने कहा ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने कहा एक काम करो, एक काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा वैल्यू। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, बताओ, बताते हैं। देखो ये एयर यहां लिख लो, ये एयर में रखा है, ठीक। अब सुनो, देखो समझ आ गया, इतना हो गया। अब देखो हमने कहा कि हमने जो है एयर में रखा, यहां हमने मीडियम में रखा। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, यहां लिखोगे Fm/F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर मर जाएंगे, 1/4 पाई 1/5 1/4 पाई कट जाएगा, तो ऊपर क्या चला आएगा, ऊपर चला आएगा एप्सिलॉन नॉट, नीचे चला आएगा एप्सिलॉन m। जब डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m बचेगा, ठीक है। अब यहीं से रिलेटिव परमिटिविटी की कहानी निकलती है। देखो कैसे, हमने क्या कहा, फिर से देख लो, ये स्मॉल थोड़ा छोटा लिखा, हाँ देखो क्या आया, Fm रेडियो Fm अपॉन F नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m। ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कि जो फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी और मीडियम की परमिटिविटी का जो रेशियो होता है उसे हम ER बोलते हैं, यानी रिलेटिव परमिटिविटी। यानी फ्री स्पेस की या एयर की परमिटिविटी को डिवाइड कर दो मीडियम की परमिटिविटी से, तो वो इक्वल होता है रिलेटिव परमिटिविटी के। किसके बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी हमारी निकल आई। अब यहां से एक और कहानी निकलेगी, क्या निकलेगी भाई, सोचो। देखो अगर हम ER को देखो तो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m। तो जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है ये बराबर होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसको हम K से दिखाते हैं। वो अलग के अलग चीजों भी मैंने पढ़ाया, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो K इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक वैल्यू निकली थी, वो कूलम कांस्टेंट है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये बराबर होता है रिलेटिव परमिटिविटी को, और दोनों आपस में बराबर होते हैं इसके, ठीक है। तो नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो नोट कर भाई, जल्दी से जल्दी नोट करो। यहाँ कुछ गड़बड़ तो है क्या भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, बोलो भाई, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हाँ गड़बड़ तो है भाई। सॉरी। हाँ देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m है ये नहीं बराबर होता है, वेरी सॉरी। ये तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m Fm अपॉन F नॉट। जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो कुछ और होता है, विच इंप्लाइज दैट जो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। वेरी सॉरी, थोड़ा सा जस्ट अपोजिट। मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड करो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से तो निकल के आता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग पुट करेंगे, इसको हटाओ, हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। इस मीडियम को थोड़ा नीचे लिख ले भाई, यहाँ लिख, तब जगह मिल जाएगा हम लोग को लिखने का वहां पर, ठीक है। देखो ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमने कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि Fm बाई एफ नॉट क्या आ गया, Fm बाई एफ नॉट हमारा इतना आ गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जो मैंने बताया वो गलत हो गया था। मीडियम की परमिटिविटी ऊपर होती है, मीडियम की परमिटिविटी ऊपर होती है और नीचे होगी फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इतना हो गया। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो K के बराबर होता है, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहां पे ध्यान से देखो, Fm बाई एफ नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m है। तो अगर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू K है तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा भाई, और क्या होगा। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा, 1/K। तो इस F नॉट, खैर यहाँ पर हमने F माना है, F नॉट क्यों ही ले, हमने एयर की परमिटिविटी को F माना है तो F ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में लगाओ ज्यादा, ठीक है। सुनो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन m 1/K हो जाएगा। तो K को नीचे रखो, F को ऊपर लेके जाओ, तो ऊपर F इंटू 1/K, तो F/K, ये आ गया भाई फार्मूला। तो Fm बाई F
Fm क्या थी, मीडियम की फोर्स, F क्या थी, एयर की फोर्स, दोनों इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम F बाई के हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना क्या, कि एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, F बाई के हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, नोट करो तो आगे बढ़ा जाए। नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो। कैसे, इस जब F को इधर लाओगे, जब इस F को इधर लाओगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन था, तो जब एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन 1 बाई क्या हो जाएगा, और F को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, जो मीडियम की फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी F अपॉन के, यही तो होगा। अरे यार एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम क्या हो गया, K के बराबर हो गया, 1 बाई के के बराबर। F को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, मीडियम की फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, F बाई के। ये जो हमारी, क्या देख लो, ये जो मीडियम की फोर्स होगी अब किसके बराबर हो गई, F अपॉन के। यानी मीडियम की फोर्स जो होती है वो के गुना घट जाती है, किससे, एयर की फोर्स से। आगे समझ में आया कि नहीं भाई, Fm इक्वल टू क्या हो गया, F बाई के। दिख रहा है अब, हाँ दिख रहा है, समझ गए, समझ पाए कि नहीं, इतना क्लियर है इतना, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, Fm बाई F क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, 1 बाई के, तो F को उधर ले जाओ तो Fm इक्वल टू F बाई के, ठीक है। तो ये सारे हमारे रिलेशन निकल करके आ गए। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा 1 बाई के, F को उधर लेगा तो Fm इक्वल टू F बाई के आ गया। F क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, नोट करो भाई, हटाया जाए। परमिटिविटी क्या है, किसी भी मीडियम के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, तो मीडियम की टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कितना वो चेंज कर सकता है, परमिट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बढ़ाने या घटाने के लिए उस चार्ज का, ठीक है। हटाया जाए, हो गया, नोट कर लिए, चलो हटा रहे भाई, ये हो गया हमारे रिलेटिव परमिटिविटी, नोट कर ले भाई, नोट कर ले, चलो हो गया, हटा दें, आ जाओ। कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म देख लो। कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म क्या देखोगे, मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज हमारे पास Q2, ठीक है। हमने कहा डिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहां पर फोर्स क्या लगेगी, यहां पर हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। फिर हमने कहा यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जो कि फोर्स का डायरेक्शन को बताएगा। मान लो दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में फेंकेगा, ये वाला चार्ज उसको उस डायरेक्शन में फेंकेगा। तो एक हमारे पास आ जाएगी क्या, यूनिट वेक्टर, जो कि फोर्स के डायरेक्शन को डिस्क्राइब करेगी। ये वाला चार्ज मान लो इसको इधर फेंकेगा, तो इसके लिए एक अलग, इसके लिए फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो मान लेते हैं उसके लिए हमने यूनिट वेक्टर लिया, यूनिट वेक्टर R। तो यूनिट वेक्टर R को हम क्या लिख सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, देखो ऐसे कैप लगा दो ऊपर, ठीक है, ऐसे। तो यूनिट वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है निकालने के लिए क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म, उसको डिवाइड करो उसके मैग्नीट्यूड से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, ऐसे भी लिख सकते हो। सेम काम यहां भी कर दो, ये थोड़ा तिरछा लिखा है क्या, इसको सीधा लिख लेते हैं। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने डिवाइड किया स्मॉल r के स्क्वायर से, तो यूनिट वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन में लगेगा। मान लो ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में फेंकेगा, ये वाला चार्ज उसको उस डायरेक्शन में फेंकेगा, तो दोनों के लिए यूनिट वेक्टर स्मॉल r होगा। तो हम देख लेते हैं एक फोर्स के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी, ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर यहाँ नीचे, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू R क्यूब हो जाएगा। तो जो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा फोर्स के लिए, वो क्या हो जाएगा, फोर्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब, यहाँ पर एक वेक्टर R। तो ये हमारे पास निकल करके आ गया वेक्टर फॉर्म K Q1, नोट करो भाई, K Q1 Q2, क्या क्या फॉर्मूला बताओ, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब, और ये यूनिट वेक्टर। वो अलग मसला है भाई, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये वाला उस पे फोर्स लगाएगा उस तरफ, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, अभी समझेंगे हम लोग, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, अभी समझेंगे।
वेक्टर फॉर्म नोट कर लो के Q1 Q2 अच्छा ये हमने कैपिटल क्यों लिया है, चलो स्मॉल क्यों ही ले लो यहाँ पर, क्योंकि 400 सेम रखेंगे ना। ये मान लो Q1 हो गया, ये मान लो Q2 हो गया, ये Q2 है और ये Q1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ Q1 Q2 रख दिया ना, इसलिए मैंने उसको भी स्मॉल वाला Q रख दिया, क्योंकि चार्जेस तो हमने सेम ले रखे हैं ना। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला निकला है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये वाला चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज उस पे एक फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है तो अगर ये इस पे 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे 4 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। बस फर्क ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ये वाला इसको इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला इसको इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं चार्जेस के। नोट करो, हम लोग लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ में आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 करके नोट करें। हो गया रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो नोट करो भाई, हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हटाया जाए, चलो तो देख लेते हैं हम लोग आखिर लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होते हैं। देखो, तो जो कूलम्ब्स लॉ होता है ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। मतलब ये छोटू चार्ज, मैंने यहाँ बड़ा दिखाया समझाने के लिए, नहीं पॉइंट चार्जेस के लिए, छोटे चार्जेस के लिए अलाउ है, केवल पॉइंट चार्जेस के लिए अलाउ है। अब मान लो तुमको कोई कहे कि इस तरीके का चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऐसे, यहाँ कह दिए लो भैया प्लस 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 प्लस, तो ये यूनिफॉर्मली मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडीज पर कूलम्ब्स लॉ नहीं वैलिड होता, केवल पॉइंट चार्जेस पर ही वैलिड होगा। केवल क्या होगा, पॉइंट चार्जेस पर ही कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स होता है, जो दोनों चार्ज के बीच फोर्स है वो किसके अलोंग एक्ट करता है। इस चार्ज का जो सेंटर है, मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये है डिस्टेंस R। तो ये वाला चार्ज मान लो प्लस है, ये वाला चार्ज मान लो प्लस है, प्लस माइनस भी ले सकते हो। ये प्लस है, ये भी प्लस, दोनों रिपल करेंगे। ये वाला चार्ज इसको खुद से दूर भगाएगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगेगा ना वो एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। समझा रहा हूं क्या मतलब है, क्या कहने चाह रहे हैं। ये देखो, मेरा मतलब ये है कि जो फोर्स लगेगा ना, जो फोर्स लग रहा है, अगर वो ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो कहां लाई करेगा। ये जो फोर्स लगेगा Q1 की वजह से Q2 पर, मान लो चार्ज नंबर 2 है तो चार्ज नंबर 2 पर फोर्स लगा चार्ज नंबर 1 की वजह से इस डायरेक्शन में। यहां पर चार्ज नंबर 1 पर फोर्स लगा चार्ज नंबर 2 की वजह से इस डायरेक्शन में। ध्यान से देख रहे हो, जो फोर्स है वो एक्ट किधर करेगा, वो एक्ट करेगा अलोंग, उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा। ऐसे फोर्स नहीं लग जाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस। ये फोर्स एक्ट करेगा दोनों चार्ज के जो सेंटर है इसके अलोंग, जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों सेंटर को, उस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। ये इन्होंने कहा, ठीक है, आगे समझ में। फिर उन्होंने तीसरी पॉइंट कही, जो दोनों चार्जेस पर एक दूसरे की इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है और इस चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा भाई, ये तो तय है। ठीक है, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। कहीं और लिख दें क्या, कहीं और लिख देती ही, यहां पर समझ नहीं आएगा। देखो यहां पर जो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा, ऐसे लिखो F12 वेक्टर। ठीक है, F21। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये इसको इस तरफ लगा रहा है तो ये इसको इस तरफ लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है डायरेक्शन। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लिए भाई, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये एक चीज है, मैग्नीट्यूड बराबर है, बाकी डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है। हटाओ, नोट कर लो, 1 2 3 4 5 कर नोट कर, हो गया, हटा दें। चलो 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 चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ देखेंगे
और अभी 8 से 9 लेक्चर आएंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।